अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुशामदीद कहते हैं आपके प्रोग्राम में ज़ियाबीतस के साथ कैसे जिएँ डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन से पूछिए। डॉक्टर इम्तियाज़ हसन हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं, मेडिकल डायरेक्टर हैं डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। हमेशा की तरह हमारे साथ मिस इकरा तारिक भी मौजूद हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए इनबॉक्स में जो हमारे पास आज के प्रोग्राम का पहला केस है वो आपसे डिस्कस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये सलीम साहब हैं, 59 बरस इनकी उम्र है और कहते हैं कि शुगर लेवल तो इनके जो बताया है वो ये कहते हैं कि लिमिट्स में है, ठीक है। ये दवा इस्तेमाल करते हैं एटोरवा और कोरेनिटेक, ये 2 दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके मुतालिक बताइएगा ये क्या है। और ये फरमा रहे हैं कि असल इनका मसला ये है कि इनको कुड़ल पड़ते हैं, इनको क्रैम्प्स पड़ते हैं और बहुत सख्त क्रैम्प्स पड़ते हैं और इनको बड़ी तकलीफ़ होती है और दर्द होती है। तो इसके मुताबिक बताइए। ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है जो डायबिटिक पेशेंट अक्सर कंप्लेन करते हैं कि उनको क्रैम्प्स पड़ते हैं, जिसको कुड़ल का भी लफ्ज़ किया है। तो बड़ा पेनफुल कंडीशन है, यानी बैठे बैठे आपके मसल टांग का वो खिंच जाता है और इतनी शिद्दत से खिंचता है कि चीखें निकल जाती हैं। तो बहुत सारे पेशेंट से परेशान भी होते हैं कि क्या मतलब। इसमें 2 अद्वियात जो ले रहे हैं, एक तो अटारवा है। अटारवा हम इसको स्टैटिन्स के नाम से भी कहते हैं। स्टैटिन वो दवाई है जो जिगर पे अमल करके उसमें से कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन को रोकती है। जो कोलेस्ट्रॉल जो ज़्यादा बन रहा होता है उसको ये कंट्रोल में लेके आती है जी। तो ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने की दवा है। और इसका एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट में से एक जो चीज़ है वो उसमें मसल्स के अंदर दर्द, पिंडलियों में दर्द, कड़ल से पड़ जाने, बिल्कुल जैसे ये बता रहे हैं, और जिस्म में दर्दें रहना कुछ लोगों के अंदर होता है। तो जिसको हम अपनी ज़ुबान में, डॉक्टरी ज़ुबान में माइल्जिया भी कहते हैं। अच्छा। जो मसल्स के पेन, मसल पट्ठों के अंदर दर्द सी रहती है जी। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन ये उसमें से एक अहम वजह भी यही है। तो इसमें ज़ाहिर है कि कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेना भी ज़रूरी है जी। अगर उसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता तो बाज़ औक़ात हम ये करते हैं कि कुछ उन अद्वियात, इन स्टैटिन के अंदर भी डिफरेंट क्लासेस हैं। अच्छा। तो कुछ जो ऐसी क्लास है जो जिसके अंदर ये साइड इफ़ेक्ट्स कम है, तो वो हम इस्तेमाल की जा सकती है। दूसरी जो चीज़ जो ये दवा ले रहे हैं हम, कोरेनिटेक के अंदर डायूरेटिक है। यानी डायूरेटिक से मुराद है पेशाब आवर अद्विया जी। दवाई जो है ब्लड प्रेशर की दवाई के साथ मिला के दी। अच्छा। जब बात है यूरिन ज़्यादा, तो यूरिन के साथ जो नमकियात है जिस्म का अखराज ज़्यादा होता है जी। जब नमकियात, खास जो पोटेशियम का अखराज अगर ज़्यादा हो तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। और कुछ लोगों के अंदर जो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म, विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, ख़ासतौर पर उन लोग जिनको किडनी का इशू होता है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के अंदर, तो उनके अंदर भी ये क्रैम्प्स का मसला आता है। तो हमें फौरी तौर पे किडनी का स्टेटस भी देखना चाहिए कि उनकी किडनी की सिचुएशन क्या है। तो उनके अंदर भी बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। तो इसका ट्रीटमेंट बड़ा आसान भी है। नंबर 1, जो कल्प्रेट दवा है उसकी दवाई को एडजस्ट करवाया जाए। अगर फिर भी क्रैम्प्स, पेनफुल क्रैम्प्स, नाइट क्रैम्प्स पड़ते हैं तो कुछ कुनीन सल्फेट जो दवाई है इस्तेमाल होती है। तो किसी ज़माने में मलेरिया के लिए भी थी तो वो भी दी जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है ये दवाई वैसे। अच्छा। हाँ, और स्पोर्टिव किस्म का ट्रीटमेंट है। अगर कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम आप रिप्लेस करें, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो ओरिजिनल जो ट्रीटमेंट है वो कुनीन नहीं है इसका ट्रीटमेंट। तो अब आप इनको क्या क्या तजवीज़? ये है कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि ये नहीं लिखा कि अटारवा स्टैटिन की दवाई की उसकी डोज क्या लग रही है। ये हो सकता है ये 20 मिलीग्राम के साथ ले रहे हो। अच्छा। तो उसकी दवाई की मिकदार को कम करें अपने डॉक्टर के मशवरे से। हो गया। दूसरा, अगर वो डायूरेसिस, उनको यूरिन ज़्यादा उस दवाई के साथ, कोरेनिटेक के साथ आ रहा है, तो उसको भी अपना डॉक्टर के मशवरे से तब्दील करवाएं। अच्छा जी। तो फिर उससे जो ये फ़र्क है, फिर भी अगर वो मसला होता है, फिर एक सिंपल टेस्ट होता है जो उसमें हम जो मसल एंजाइम्स का टेस्ट होता है। अच्छा। वो आपके डॉक्टर CPK लेवल करवाए जा सकते हैं, एल्डोलिस लेवल्स करवाए जा सकते हैं, जिससे अंदाज़ा हो जाता है कि कोई मसल्स की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो डॉक्टर साहब, कोई ऐसी पेशाब आवर दवा ये ले सकते हैं उसकी बजाय जिसमें इखराज पोटाशियम का या नमकियात का ना हो? हाँ जी, पोटेशियम स्पेयरिंग मेडिसिन मिलती हैं। जैसे कोरेनिटेक की भी थायराइड डायूरेटिक है, इसमें इखराज तो होता है, लेकिन जैसे स्पाइनोलैक्टोन दवा है उसके जो पोटेशियम स्पेयरिंग है तो वो दी जा सकती है। लेकिन बाज़ औक़ात अगर किडनी का प्रॉब्लम साथ हो तो हम पोटेशियम स्पेयरिंग मेडिसिन को आमतौर पर अवॉइड करते हैं। तो वो पोटेशियम को रिटेन कर रही होती है।
तो ये सारे जो टेक्निकल इश्यूज हैं ये डॉक्टर ही देख सकता है कि कौन सी दवाई किस मौके पे और क्या इनको देनी है। तो डॉक्टर साहब इसी ज़िम्न में ये भी बताते चलें कि जब गुर्दों में ख़राबियाँ आने लग जाती हैं जी, तो कैल्शियम के निज़ाम पर कैसे? बेसिकली जो ना ऐसे होता है कि जो विटामिन डी लेवल है वो आप ये अंदाज़ा करें कि बनता है स्किन के अंदर बनता है जी, फिर लिवर में उसका एक हिस्सा मेटाबोलाइज होता है, फिर लिवर के बाद किडनी में जो फाइनल डेस्टिनेशन जहाँ पे उसका मेटाबॉलिज्म किडनी के अंदर होता है। तो अगर गुर्दे ख़राब है तो ये तीसरा जो स्टेप है ये आपका आउट हो जाता है, यानी जो एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी वो अवेलेबल नहीं होती। तो हमें एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी वो बाहर से हमें देंगे तो उनका जो कैल्शियम का विटामिन डी करता क्या है बेसिकली, ये करता क्या है कि ये आपके जो कैल्शियम जो इंटेस्टाइन पे जाके एक्ट करके जो इंटेस्टाइन से जो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन है उसको ये बेहतर करता है। अच्छा, यानी कैल्शियम फिर आप जब वो ग़िज़ा में लेंगे तो आपको अब्जॉर्ब होगा और कैल्शियम की डेफिशिएंसी जो है वो पूरी हो सकती है। राइट। तो ये इस तरीके और अगर से कैल्शियम में कमी हो हमारे जिस्म में तो फिर कैल्शियम को रिप्लेस उसके लेवल्स आयनिक कैल्शियम का लेवल करवाया जाए उसको रिप्लेस भी किया जा सकता है। और लेकिन विटामिन डी की जो है ना ये इस मेटाबॉलिज्म इससे इफेक्ट करता है। और दूसरा ये होता है कि जो उसमें थायराइड पैराथायराइड हार्मोन होता है वो भी उसमें इफेक्ट कर रहा होता है जब किडनी की डिजीज़ हो रही होती है तो हम उसको भी वो ओवर एक्ट कर रहा होता है तो उसको रोकने के लिए भी हमें बाज़ से कैल्शियम सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं जो कुछ पेशेंट्स के अंदर हम डॉक्टर के मशवरे से लेकिन वो लें। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल है कि ये जो रेनिटेक और को रेनिटेक ये दोनों मुख्तलिफ अद्वियात हैं या एक ही दवाई का नाम है? एक जो को रेनिटेक कॉम्बो है जिसके अंदर को जो है वो थायराइड डाइयूरेटिक है, यानी दवाएं जो ऐसी अद्विया जो पेशाब आवर है, और रेनिटेक है जो वो ओरिजिनल असल जो दवा है वो ब्लड प्रेशर के लिए होती है। ठीक है, अच्छा ये दोनों ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल होती है। ये दोनों होती हैं। एक और सवाल जो मेरे जहन में आ रहा था वो ये है कि जो ये जो पट्ठों में खिंचाव होता है, पट्ठों में दर्द होता है, क्या इसके पीछे कोई ब्लड प्रेशर का भी लिंक है? ब्लड प्रेशर का डायरेक्ट लिंक तो कोई नहीं है उसके, लेकिन बाज़ औक़ात जो डायबिटिक पेशेंट से करते हैं ना बेसिकली उनको जब पूछा जाए ना एक तो डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड होती है, उनके पट्ठों में दर्द होती है, पट्ठे जो उसमें को इंसुलिन की कमी की वजह से पट्ठों को ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होता। दूसरा आप उससे मुझसे बेहतर जानते हैं कि जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं बाज़ में डिप्रेशन है या दूसरी ये चीज़ें हैं एंग्जाइटी भी शायद करती हो तो उसमें भी बॉडी एक्स एंड पेन्स की तरह पेशेंट प्रेजेंट करता है और बड़ा धोखा खा जाता है इंसान के इस बंदे को क्रोनिक एक फटीग सिंड्रोम जिसको कहते हैं वही भी रहता है तो उसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, एंटी डिप्रेसेंट दिए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से इसको हमें एक जो फिजिशियन को इसको सारी चीज़ों को सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि ये वजह तो नहीं है तो उसके बाद ही उसका इलाज शुरू किया जाए। एक और सवाल जो मेरे जहन में है कि ये जो ओमेगा 3 कैप्सूल्स होते हैं, कुछ पेशेंट्स कहते हैं बल्कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमें ओमेगा 3 लेने की ज़रूरत है, वो किस सूरत में लिया जाता है? क्या हम लोग भी ले सकते हैं अगर कभी हमें ख्याल आए? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, ये अब रिसेंटली एक एंटी लिपिड लोअरिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है। ख़ासतौर पे ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को बेहतर करता है और ट्राइग्लिसराइड पे अच्छा इफेक्ट करता है और इसके मल्टीपल ऑर्गन्स पे इफेक्ट है। लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ स्टडीज़ हैं जो रिकमेंड करती हैं कि इसको हेल्दी सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं, बंदे नॉर्मल भी ले सकते हैं। लेकिन जो मैं अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करता हूँ, मैं कुछ जो लिपिड्स अगर डिस्टर्ब हो तो उसको मैं स्टैटिन के साथ कॉम्बिनेशन में इसको यूज़ करता हूँ। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो होता है जो HDL कोलेस्ट्रॉल होता है, ये वो कोलेस्ट्रॉल होता है जो बुरा कोलेस्ट्रॉल जो नालियों के अंदर जिसकी डेपोजिशन होती है, ये उसको स्कैवेंजिंग इफेक्ट होता है, यानी उसको वो उससे सफाई कर रहा होता है। यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल ये बुरे कोलेस्ट्रॉल की जो आउट कर रहा होता है सर्कुलेशन से। तो आज हमारे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर अच्छे कोलेस्ट्रॉल की बहुत शदीद कमी है जेनेटिकली। अच्छा। इसको और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के बहुत कम दवाइयाँ हैं। एक तो आप शुगर को अच्छा कंट्रोल रखें, अपनी कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ आप प्रॉपर यूज़ करें। बाज़ औक़ात जैसे है कि नट्स हैं जिसमें वॉलनट सबसे ज़्यादा है, वो अच्छे कोलेस्ट्रॉल के HDL लेवल को बेहतर करता है। तो इसको जो इस अपहिल टास्क है अगर आप अच्छे कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल वैल्यू पे लेके हैं, लेकिन नॉर्मल भी हमें हो जाता है, लेकिन इसकी जो अद्वियात हैं वो बहुत कम है। अगर अद्वियात बहुत सारी जैसे किस ज़माने में निकोटिनिक एसिड यूज़ किया जाता है लेकिन उसके अपने साइड इफेक्ट फ्लशिंग कर देता था तो उसके साइड इफेक्ट की वजह से उसको
अब इतना यूज़ नहीं किया जाता। तो सर ये जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है ये कोई हेल्पफुल हो सकता है? ऑलिव ऑयल एक, अगर आपको किसी ऑयल का अगर इस्तेमाल करना पड़े तो सबसे जो बेस्ट ऑयल है अगर खाने में तो वो दो हैं, जिसको मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं, MUFA कहते हैं। तो ये एक तो आपका ऑलिव ऑयल है, दूसरा ये कैनोला ऑयल है। ये दोनों ही बेहतर हैं अगर ऑयल में इस्तेमाल, तो इनको प्रेफरेंस देनी चाहिए। बाकी जितने हैं वो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो गिरी का तेल भी अच्छा होता है, गिरी का कोकोनट ऑयल। अब मेरा सिर्फ जो मेरे मुताबिक, अगर जो कोई मुझे करेक्ट कर सके, तो मेरा ख्याल है जो मेरे नॉलेज के मुताबिक जो MUFA दो ही हैं, कैनोला और ऑलिव। और ये कौन सा अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है, इसको क्या कहते हैं? अच्छे वाला HDL कोलेस्ट्रॉल। अच्छा HDL, ठीक हो गया। और मेरा एक सवाल ये है कि जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है और जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कोई टेस्ट मौजूद है? हाँ, लिपिड प्रोफाइल जो हम करवाते हैं ना, तो उस पे हम सारे, हमें अच्छे कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी आता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल भी आ जाता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल क्या है, HDL लेवल क्या है, VLD लेवल क्या है और LDL लेवल क्या है और उनकी रेशो क्या है। तो हमें पूरा एक उसमें समझ आ जाता है कि इस बंदे का प्रोफाइल क्या है, ये कहाँ पे इसको दवाई की ज़रूरत है या नहीं। तो अब ये इतनी बात कर दी, डॉक्टर साहब ये भी बता दें कि ये कैसे टेस्ट कराते हैं? खून से कराते हैं, फाके से कराते हैं, कैसे? फाके से होता है, 8 से 9 घंटे का फास्टिंग हो, उसमें ट्राइग्लिसराइड लेवल भी आपके बेहतर आते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं इसको किया भी जा सकता है, लेकिन आमतौर पर ट्राइग्लिसराइड लेवल डिस्टर्ब फिर होते हैं अगर आप पोस्ट मील करवाएं। तो इसको फाके की हालत में करवाएं तो अच्छा, उसमें रिजल्ट आप अच्छे इंटरप्रेट कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब ये भी बता दीजिए कि ये भी हो सकता है कि ट्राइग्लिसराइड्स किसी के बहुत ज़्यादा बड़े हों और बाकी जो हैं, आपने जिस तरह VLDL और HDL और ये जो हैं ये कुछ और तरह के, और ट्राइग्लिसराइड्स ख़ास तौर पे बड़े, और अगर ऐसा हो तो इनका क्या हाल है? देखिए, इसका हल ये है कि डायबिटीज़ के अंदर, डायबिटिक डिसलिपिडीमिया के अंदर सबसे जो प्रोमिनेंट चीज़ है जो हमारी पॉपुलेशन के अंदर है, वो ट्राइग्लिसराइड लेवल का डिस्टर्ब होना। काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। नॉर्मली हम कहते हैं कि ये 150 मिलीग्राम से नीचे होने चाहिए, लेकिन इसमें काफ़ी 200, 250, 300 तक देखें, लेकिन कुछ लोगों के हज़ारों में होते हैं। तो हज़ारों में उनकी वजह जेनेटिक होती है, उनका जो जेनेटिकली उनके अंदर ऐसा डिफेक्ट होता है कि उनके ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा बन रहे होते हैं। तो बहरहाल अगर बहुत ज़्यादा हज़ारों में आते हैं, उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम होने का जो ख़तरा होता है, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस उसमें हो सकता है, यानी पैंक्रियास की इन्फ्लामेशन यानी सोजिश हो सकती है, जिसकी वजह से पेट में दर्द और वो सारी चीज़ें, जिसमें जो है वॉमिटिंग और पेशेंट को काफ़ी सीवियर पेन होती है, जिसको पैंक्रेटाइटिस हम कहते हैं। सर पैंक्रियास वही नहीं है जिससे इंसुलिन बन रही होती है, तो उसके मुख्तलिफ हिस्से होते हैं ना। एक एंजाइमेटिक हिस्सा होता है जो एंजाइम बनाता है, हाजमे में मदद देता है, एक हार्मोन हिस्सा जिसमें ग्लूकागॉन है और आपका इंसुलिन है, ये दो बड़े हार्मोन इसके साथ बनते हैं। तो उसमें सोजिश हो सकती है जिनमें ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा, ट्राइग्लिसराइड बहुत हाइपर ट्राइग्लिसराइड। तो उसमें हमें बहुत सारी अद्वियात हैं जो ट्राइग्लिसराइड को नीचे लाने वाली हैं। तो अगर डायबिटिक है, तो अगर हम डायबिटीज़ को के पेशेंट को स्टैटिन देते हैं, उससे भी काफ़ी नीचे फ़र्क पड़ता है। और दूसरा ये एक अच्छा कंट्रोल करें, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। और तीसरा ये बात है कि कुछ अद्वियात हैं जैसे फाइब्रेट्स जिनको हम कहते हैं, दवाइयों की क्लास है, वो आपका डॉक्टर आपको देते, वो भी हम यूज़ करके पेशेंट का ट्राइग्लिसराइड लेवल नीचे ला सकते हैं। ज़बरदस्त हो गया। मेरा ख्याल है मिस डॉक्टर साहब एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद जो है कंटिन्यू करते हैं इसी प्रोग्राम को। नाजरीन, थोड़ी छोटी सी ब्रेक लेने के बाद हम वापस पलट के आएंगे। प्रोग्राम आपके लिए हम पेश कर रहे हैं डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान से। हमारे साथ मौजूद हैं मेडिकल डायरेक्टर डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन, जो कि कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं। एक ब्रेक के बाद वापस इसी प्रोग्राम में आते हैं। जी नाजरीन, आपको वेलकम कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे स्टैटिन्स के मुतालिक, किस तरह से लिपिड लोअरिंग एजेंट्स काम करते हैं, और डॉक्टर इम्तियाज़ हसन हमें डिटेल में बता रहे थे। और ब्रेक के दौरान आ गई एक कॉल, देखते हैं कि इस वक्त लाइन पे हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सादत अर्ज कर रहा हूँ खुशाब से। भाई सादत मियाँ, बहुत ही सादतमंद हैं आप और खुशाब से हमें कॉल कर रहे हैं। और पिछली दफ़ा भी आपका मसले को डॉक्टर इम्तियाज़ ने बताया था, तो कुछ क्या बात आपने पिछली मरतबा की थी भला? तो मैं बहुत ज्यादा परेशान था, मतलब इस बारे में मैं बात कर रहा था, लेकिन आपके प्रोग्राम से मुझे काफी हौसला मिलता है और मैं पूरा वीक इंतजार करता हूँ। प्रोग्राम तो ऐसे है जैसे मेरे लिए इंसुलिन का काम करता है, मतलब ना डॉक्टर की बातें, डॉक्टर साहब को मतलब जो भी वो इतनी इंफॉर्मेशन देते हैं कि मतलब बहुत ज्यादा हौसला मिलता है मुझे ना।
तो सादत अभी भी डॉक्टर साहब तो मौजूद हैं, और आप अगर कुछ आज भी पूछना चाहें, कोई नई बात। जी जी बिल्कुल पूछना चाहता हूँ। एक मैं डॉक्टर साहब से सवाल पूछना चाहता हूँ, एक मैं आपसे डॉक्टर साहब इम्तियाज साहब से तो पूछना मैं ये चाहता हूँ कि मैं वो डायबिटिक्स हूँ, मतलब वो हिस्ट्री मेरी मैं पहले बता चुका हूँ, टाइप 2, 31 ईयर एज है मेरी। तो पूछना ये चाह रहा था कि अभी वो सर वो ऑयल के बारे में बात कर रहे थे कि ये जो देसी घी होता है, क्या मतलब मैं ये यूज कर सकता हूँ देसी घी का पराठा वगैरह, मतलब सुबह ब्रेकफास्ट में? चोपड़ियां थे नाले दो। जी जी सेकंड में आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि आपका जो मतलब टेक्निकली आप आंसर करते हैं उससे ज्यादा मुझे हौसला मिलता है वो फ्रेंड्स के साथ हो होटलिंग वगैरह करना, ये वो ना। अब सारे फ्रेंड मुझे तंग करते हैं, मतलब भाई आपको डायबिटिक्स हो गई है, ये आप खा सकते हो, ये नहीं खा सकते हो, मुझे कुछ बता दें मैं कैसे सेटिस्फाई करूं, मतलब फेस करूं लोगों को। ठीक है, अभी हम ऐसा करते हैं कि ये दोनों सवाल जो है ना डॉक्टर इम्तियाज से पूछते हैं, पहला भी और दूसरा भी, और फिर मैं भी उसमें कोई अपनी जो है ना साथ में कुछ पेश कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। ये डॉक्टर साहब रीइटरेट कर देता हूँ सवाल इनका। पहली बात तो उन्होंने देसी घी के पराठे खाने, देसी घी के पराठे खाने। दूसरा, दोस्तों की मजबूरी से ये बाहर जाके होटलिंग कर सकते हैं या नहीं, ये दोस्तों। देखिए जो चीज़ है ना कि ये सबसे कि देसी घी के पराठे है तो बड़े मज़े की चीज़ है लेकिन जो है कि ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, इसमें ज़्यादा होते हैं, ये उतना मुनासिब इसका लेना मुनासिब नहीं है। जिसको हम बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि अगर आप अच्छे अपने आप को ट्रीट करते हो अपने साथ, तो आप चीट भी करो एक दिन। अच्छा, हाँ, चीट डे एक रख लो, उसमें आप कभी कभार आपको बहुत अच्छा लगता है तो जस्ट टू रिवॉर्ड योर सेल्फ कि जी आप उस तरह आप चलें। तो इस तरह एक आपको होगा कि यू विल, जैसे ये प्रोग्राम का इंतज़ार करते हैं, फिर उस चीट डे का इंतज़ार करेंगे कि उसमें हम अपनी जो है उसको इम्प्रूव करें, अपनी खुराक, अपनी पसंदीदा खुराक ले लें। दूसरा ये है कि ये पीयर प्रेशर जिसको कहते हैं कि जो लोग आपके साथ होते हैं, मिलने जुलने वाले अजीज़ दोस्त रिश्तेदार आपके, तो वो आपको प्रेशराइज करते हैं किसी चीज़ों के लिए। तो पीयर प्रेशर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स है जी, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको नेगेटिव साइड पे लिया जाए तो आपको डीमोरलाइज भी कर हो जाते हैं और आप इसके साथ हिम्मत भी पकड़ लेते हैं। अच्छा, देखें जैसे अगर हम डायबिटिक ग्रुप अगर सेशंस करते हैं तो ये पीयर्स हैं बेसिकली, ठीक है, हमारे साथ मिलके एक दूसरे का प्रॉब्लम बताते हैं, दुख बांटने वाली बात है, अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं, वो कि इसको भी है तो मुझे भी है, तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, सभी को ये चीज़ चल रही। तो ये इससे पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी। नेगेटिविटी ये है कि वो एक बंदे पे फोकस करके बाकी पीयर्स उससे, हालांकि उसके उनको दोस्तों को खुद एडजस्ट करना चाहिए कि ये इसको है तो इसका हम ऐसी ग़िज़ा ले लें, इसको ऑप्शन दें, क्योंकि इनको फोर्स ना करें। आप एक दो दफ़ा ना कहेंगे तो आप देखें, हम जिंदगी में ना कहना नहीं सीखते। अगर हम ना कहना सीख लें तो आपको ये बहुत सारी चीज़ों से बचा लेता है। क्योंकि एक रूल मैंने पढ़ा था, अगर आप ना नहीं कहते तो लोग आपको फुटमैट की तरह यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो ना कहना जब आप सीखोगे तो जब नहीं कह लोगे, एक दफ़ा कहोगे, दूसरी दफ़ा ठीक है, उसको पता है ये बंदा इस चीज़ से, जैसे अगर इनका दोस्त इनको कहें आप स्मोकिंग करो, सारे करते हो, तो ये इनको स्मोकिंग पे लगा दें तो गलत हो गया, तो गलत हो गया ना। तो फिर उन्हें अगर ये ना नहीं कहेंगे तो वो ना कहने की सजा ये वो खुद भुगतेंगे। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता कोई नुकसान इनको अपनी सेहत के हवाले से नुकसान पहुंचता है तो उनके दोस्त इनके लिए सिर्फ कंडोलेंसेस कर सकते हैं, अफसोस का इजहार कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ही इज द सफरर, ठीक है। तो इनको अपने आइडियाज़ में थोड़ा सा अपने दुरुस्त रखना चाहिए। उसमें चीट डे पे आप ठीक है, यू जॉइन योर फ्रेंड्स एंड यू कैन एंजॉय योरसेल्फ। अच्छा, चीट डे पे आप कर लें या घर पे पराठे खा लें। हाँ, एक पराठे या पराठा एक पराठा खा लें तो बड़ा। और अगर जो है आप बाहर जा रहे हैं, होटलिंग पे जा रहे हैं, तो ये भी रोज़मर्रा नहीं होना चाहिए। और उसमें भी आप देखें बहुत सारी आप डिशेस का उन सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो इतना ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम ना करें। आपको पता है कि अपनी खुराक में उन चीज़ों का आप ज़्यादा लें जो आपको तकलीफ़ नहीं देंगे, आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, उनको ना लें। और बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी अपनी चॉइस की, वो आप ले सकते हैं। डॉक्टर साहब ये देखिए, अब आप अपना थोड़ा सा इसमें नहीं, मैं आप ही से पूछने वाला हूँ, वही ये बाहमी बात से ही बात निकलती है। ये डॉक्टर साहब कुछ लोग बड़ा पसंद करते हैं गाजर का हलवा, सीज़न भी है ना, और उसमें खोया भी होता है।
अच्छा, फिर गर्मियाँ आ जाती हैं तो हमारे लाहौर का जैसे है, ये खुशाब के रहने वाले हैं, डोडा है, फिर कोई मुल्तान का डोडा भी खाना चाहते होंगे ना? हाँ जी, वही मैं कह रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब, लाहौर में आपको पता है ना, ये सुबह सवेरे लोग फजर के वक्त उठ के जाते हैं, पाए खाते हैं, ये करते हैं। अच्छा, बड़े बड़े लोग भी ऐसे करते हैं, बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग, मगर उसका नतीजा सर फिर किसी को स्टैंड डलवाना पड़ता है, कभी किसी को कोई मसले तो फिर साथ आ जाते हैं। देखिए, डॉक्टरों की जो प्रैक्टिस में बहुत सारा हाथ इन खाने पीने वाली दुकानों का भी है जी। अगर खास तौर पे जो इस तरह की दुकानें हैं, मतलब कार्डियोलॉजिस्ट की प्रैक्टिस है या डायबिटीज़ वालों की प्रैक्टिस का, इन्हीं लोगों की मरहून मिन्नत है कि ये लोग अपनी सेहत का ख्याल नहीं करते। तो अगर ये बिल्कुल सही है, लेकिन बाज़ औक़ात होता है कि आप किसी रोल मॉडल को फॉलो कर रहे होते। अगर आपको जी वो खाता है, वो सिगरेट पीता है और वो भी अच्छी खासी है, उसको कुछ नहीं, तो लोग उसको वो कर रहे होते हैं, फैंटेसी में होते हैं कि ये लोग भी कर रहे हैं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, इतने पाए के लोग हैं। ठीक है, अगर कोई काम किसी का गलत है तो उसको हमें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये है कि पाए उठ के रोज़ जाके खाना, हरीसा पे जाना जी, और फिर दूसरे बहुत सारी पार्टीज़ हैं जो लेट नाइट चलती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स चल रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी सेहत को नुकसान पहुंच रहा होता है। अल्टीमेटली आप अपने साथ इंसाफ नहीं कर रहे होते जी। आपको ये पता हो कि मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, फिर आप एक न एक दिन सही रास्ते पे आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप थोड़ी सी गिल्ट के साथ अगर जाएं तो ये आपको बाज़ औक़ात सही जगह पे ले जाएगी। आपको पता हो, अगर आप ये समझे इसको कोई नुकसान ही नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, फिर आपको शायद अपनी गलती का एहसास भी ना हो और खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम में आप फिट हो सकते, हमाकत हो जाएगी और बेवकूफ़ों की जन्नत में नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया जी। मैं सिकरा कुछ सवाल एक चीज़ मैं थोड़ी सी और ऐड करूं कि जैसे अभी डॉक्टर साहब असर्टिवनेस की बात कर रहे थे कि हमें ना कहना जो है वो आना चाहिए। इसमें एक और पॉइंट अगर मैं ऐड करूं तो हमें एक इरादा बनाना होगा कि हमें जो है अपने आप को ना करनी आनी चाहिए। अगर हमें अपने आप को ना कर सके हम, तो फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा लोगों को भी ना करना। ये कैसे अपने आप? तो इसमें ऐसा है कि आपका जो है इरादा एक आप बनाएं कि मैंने ये काम नहीं करना या मुझे ज़्यादा नहीं खाना, मुझे बैलेंस तरीके से लेकर चलना है। तो जब आपके इरादे मजबूत होते हैं तो फिर आपके लिए ना करना भी आसान हो जाता है। बिल्कुल ठीक हो गया। जैसे हम एक टेक्निक है, जैसे बात करते हैं, जब कहते हैं डॉक्टर सदाकत भी बात कर रहे होते हैं कि आप जो खाना खा रही जिस प्लेट में, उस खाने में से जो 1/3 है वो छोड़ दें। यानी आपके पास रग़बत मौजूद है, आप खा भी सकते हैं, आपके पास सामने चीज़ भी पड़ी हुई है, आप उसको ना कह लेते हैं। जब आप ना कहते हैं तो आप फिर सीख जाते हो। क्योंकि हमारा जो मज़हब है, हमें इस्लाम जो है, हमें रमज़ान में ये तो चीज़ सिखा रहा है कि आपके सामने दुनिया जहाँ की मरग़ूबात चीज़ें पड़ी हुई हैं और शदीद गर्मी है, प्यास भी लगी हुई है, आप उसको ना कह रहे होते हैं। लेकिन हम उसका जब रोज़ा खुलता है तो वो सारी चीज़ों को बालाए ताक रख देते हैं। जो प्रैक्टिस जो की होती सारा दिन 16-17 घंटे, उसको बालाए ताक रख देते हैं। उसमें भी अगर हम एतदाल रखें तो हमारी ज़िंदगी में पूरा एक महीने की जो एक्सरसाइज है ये बड़ी अच्छी तब्दीली लेके आ सकती है। करेक्ट, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, एक डॉक्टर साहब और केस है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं आपसे। ये खातून है चौधरी नाहिद, कृष्ण नगर लाहौर से, उम्र इनकी 40 साल। उनको 5 साल पहले शुगर की तशख़ीस हुई। शुगर के लिए वो डॉक्टर से अद्वियात ले रही हैं और उनकी HbA1c 6.5 है, मगर उनकी टांगों में बहुत दर्द रहता है। थोड़ा सा चलती हैं तो सांस फूल जाता है, काम करने को जी नहीं चाहता, दिल करता है लेटी रहें, कमज़ोरी बहुत है। हाल ही में उनकी गायनेकोलॉजिस्ट ने उनसे कहा कि वो अपनी हीमोग्लोबिन चेक करवाएं, तो उनकी हीमोग्लोबिन 7 निकली। तो ये डॉक्टर साहब बताइए कि चौधरी नाहिद के लिए आप क्या तजवीज़ करेंगे कि अपनी शुगर को कैसे मज़ीद दुरुस्त करें? देखिए, शुगर तो आलमोस्ट कदर बेहतर हालत में है, लेकिन ये जो A1C इनकी 6.5 है, ये भी फॉल्सली रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा जी। हाँ, देखिए, इनका जो आप ओरिजिनल हीमोग्लोबिन है वो 7 है, जो कम से कम आप समझें कि बहुत रह दे के 11 तक तो होना चाहिए, कम से कम 11 ग्राम पर लीटर के हिसाब से होनी चाहिए हीमोग्लोबिन 11 तक तो होना चाहिए। और इनकी 7 है, तो काफ़ी खून की कमी का शिकार है। तो जब हीमोग्लोबिन लो होती है यानी अनीमिया होता है, तो उसकी वजह से भी आपका जो A1C वो नॉर्मल आ रहा होता है, क्योंकि उसका नाम ही HbA1c, वो भी हीमोग्लोबिन
जैसे एनीमिया के अंदर आपको फॉल्स लो रीडिंग आ सकती है। अच्छा, यानी बंदा समझे मेरी शुगर कंट्रोल, हालांकि वो हकीकत में वो कंट्रोल नहीं होती क्योंकि उनका हीमोग्लोबिन लेवल ही लो है। ये डॉक्टर साहब थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि अगर इनकी हीमोग्लोबिन लो है, जो कि आपने फरमाया जैसे इन्होंने 7 बताया, तो HbA1c कैसे? क्योंकि देखिए HbA1c क्या चीज़ है, HB क्या है, हीमोग्लोबिन A1c, यानी एक हीमोग्लोबिन पे एक ऐसा जो 7 कंपाउंड जो उसकी किस्म है जो ग्लूकोज के साथ इंटरेक्शन की वजह से जिसमें वो कन्वर्ट होती है जी, तो वो है, यानी आप बेसिकली हीमोग्लोबिन के जरिए ही उसको मेजर कर रहे होते हैं। अच्छा। जो रेड खून के सुर्ख ज़रात पे जो हीमोग्लोबिन उसके अंदर होती है, अगर इनकी सुर्ख ज़रात के अंदर हीमोग्लोबिन ही कम है जी, तो इसकी वजह से लो रीडिंग उसकी आ सकती है HbA1c की, ठीक है, क्योंकि खून की कमी की वजह से ये आपको शुगर भी हाई हो सकती है। शुगर हाई है लेकिन ज़ाहिर A1c नॉर्मल हो रही है। हकीकत ये फॉल्स लो, जिसको फॉल्स पॉजिटिव का है, फॉल्स क्या जैसे हम यूज़ करते हैं ना, कि हकीकत में ये शुगर ज़्यादा है लेकिन हीमोग्लोबिन खून की कमी की वजह से ये नॉर्मल HbA1c आ रहा है। ठीक हो गया। तो इसमें हमें उनके गायनेकोलॉजिस्ट ने बड़ा उनको दुरुस्त और साइब मशवरा दिया है कि जो अपना हीमोग्लोबिन चेक करवाएं। अब अगला जो है कि इसमें हिस्ट्री के ख़ास तौर पे ख़वातीन के अंदर, अगर पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो इसमें खून की कमी की बेइंतहा वजूहात हैं, और जिसमें सबसे बड़ी जो है डाइट्री, ख़वातीन की जो डाइट है वो आमतौर पे बैलेंस नहीं होती, बल्कि किसी की भी बैलेंस नहीं है जी, और जिसमें ख़ास तौर पे रिकमेंड तो यहाँ पे जब से मैंने कई केसेस देखे हैं, जो लोग चिकन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, वाइट मीट जो लेते हैं और ओकेजनली रेड मीट लेते नहीं हैं, तो उनके अक्सर मैंने देखा कि खून की कमी इसके अंदर आ जाती है। तो चिकन के अलावा फिर चिकन के रेड मीट है, हफ्ते में कम से कम एक दफ़ा तो ले लें, और चिकनाई के मटन ले लें, मटन वगैरह ले लें। उससे ये होगा कि जो उसके अंदर, क्योंकि इट्स रिसोर्स ऑफ मीट जो है, रेड मीट जो है, रिसोर्स ऑफ आपका आयरन। चिकन नहीं, चिकन में आयरन नहीं होगा, तो वाइट मीट है, जिस चीज़ वाइट है वो उसके अंदर आपको आयरन नहीं हो सकता। चिकन की कलेजी ले लें चिकन की कलेजी अच्छी लगती तो वो ले लें। बहरहाल तो जो है कि आपको रेड मीट लेना चाहिए, हफ्ते में एक दफ़ा लें और मुनासिब मिकदार में लें। और दूसरा ये है कि डाइटरी कमी के साथ साथ, जिसको एक और हम बड़ा कहते हैं कि एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, तो ये उसी के एप्पल जो है, सेब है, वो एक अच्छा सोर्स है उसका आयरन का। दूसरा हम देखते हैं कि इसमें ब्लड लॉस हो रहा होता है, यानी इंटेस्टाइन के अंदर से। हम जो लोग दर्दों की दवाइयाँ ज़्यादा खा रहे हैं, अच्छा, मतलब दर्दों की थोड़ा सा दर्द हुआ, लाओ भी मेरी वो फलां ब्रूफन गोली ले आओ, वो मेरी फलां गोली ले आओ, तो वो दर्दों की दवाइयाँ, उससे थोड़ा थोड़ा ब्लड रिस रहा होता है उनके इंटेस्टाइन से, जो फीसिस में एक्सक्रीट होता रहता है, तो उसकी वजह से उनका जो प्रॉब्लम एनीमिया कहा जाता है। तीसरी जो चीज़ होती है कि गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम फीमेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, मेनोरेजिया, यानी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, पीरियड्स में ज़्यादा होती है और काफ़ी दिन तक रहती है, उसकी वजह से भी ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो इनके गायनेकोलॉजिस्ट को चाहिए कि उनको उसको इन्वेस्टिगेट करें उनको कि ये क्या वजह है, गायनेकोलॉजिकल क्या इशू, उसकी वजह से उसका अगर तदारक किया जाए, इलाज किया जाए, तो ये कमी दूर हो सकती है। और एक और जो चीज़ है कि हमारे जो खाने, जो ख़ास वो बच्चों में आती है, वो हुक्मम इन्फेस्टेशन, वो कीड़े पेट में कीड़े होते हैं, उसकी वजह से भी हुक्मम जो है, तो वो एक बहुत बड़ी वजह है। वो खून एक किस्म के चूस रहे होते हैं आपके इंटेस्टाइन से, तो उनको भी इलाज होना ज़रूरी है। और एक जो वजह जो है डायबिटिक पेशेंट के अंदर ख़ास तौर पे खून की कमी की वजह आती है, उनका किडनी का काम, जैसे हमने बात की विटामिन डी के हवाले से। इसी तरह जो एक ऐसा जो हार्मोन जो आपकी हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करता है, जिसको एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं, जो खून के सुर्ख ज़रात को बनाने में मुआवन होता है, वो किडनीज़ के अंदर बनता है। अच्छा। तो अगर किडनी काम नहीं करते तो ये हार्मोन नहीं बनता, तो इसकी वजह से इन लोगों के अंदर भी खून की कमी हो जाती है। लेकिन ये आपका डॉक्टर है जो उसको इन्वेस्टिगेट करे कि इसमें खून की क्या वजह है। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिसमें पता चलता है। बाज़ एक और डिजीज़ मैंने देखी बड़ी कॉमन है, जिसको थैलेसीमिया माइनर कहते हैं। अच्छा, ये क्या? ये कैसा होता है, जिसमें आपके जो रेड ब्लड सेल जो है वो एबनॉर्मल होते हैं। माइनर से मुराद है कि अगर बहुत मेजर हो
तो बचपन में ही उनको थैलेसीमिया, आपने देखा होगा पेशेंट सामने आ जाता है, जो माइनर है, हाँ माइनर है वो आता नहीं है, बाद लोग एडल्टहुड सारे लोग नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं लेकिन उनको खून की कमी रहती है। लेकिन टेस्टों से हमें बिल्कुल पहचान सकते हैं कि ये थैलेसीमिया की वजह से है या खून की कमी किस वजह से है, गायनोकोलॉजिकल रीज़न है, क्या वजह है, तो और इन वर्म इन्फेस्टेशन की वजह से है, तो हम इसका अंदाज पता चल जाता है। लेकिन ये केस है, थरोल इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। अच्छा, खुशाइन बात है कि ये काबिल इलाज है। अगर आप इस प्रॉपर डायग्नोसिस पे पहुंच जाते हैं, इसका इलाज आपका डॉक्टर करता है जी, तो आपको जो है कि इसका पूरा इलाज मुमकिन है। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है कि जैसे खून की कमी की कोई इलामात भी हमारे ऊपर जाहिर होती हैं? खून की कमी जैसे इन्होंने बताया ना कि डॉक्टर एजाज ने जो केस सभी ये बता रहे हैं, खून की जो ख़ासतौर पे जो ख़वातीन आती हैं उनको बंदों को भी ये हो सकता है कि इसमें होता है कि कमज़ोरी महसूस होना, खड़े होने पे ऐसे चक्कर से आना, और थोड़ा सा चले सांस चढ़ना, हालांकि कोई दिल का कोई मर्ज नहीं है, और थकावट रहना, जो मिजाज का चिड़चिड़ापन बाज़ ये भी इसी एनीमिया के साथ एसोसिएटेड होता है। तो इसमें जैसे आप देखें ना, ऑक्सीजन, और असल क्या वजह क्या है कि हीमोग्लोबिन जब कम होती है, हीमोग्लोबिन वो चीज़ है जो ऑक्सीजन को आपके जिस्म के पूरे सेल्स तक पहुंचाती है। अगर वही चीज़ कम है, आपके सेल्स को ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, तो ज़ाहिर है वो उस चीज़ का वो शिकार हो जाएंगे, उसकी ऑक्सीजन की कमी का। तो सारी वो चीज़ें इस जो अलामात इसमें हैं, तो इसमें काफ़ी हद तक वो आम तौर पे ये पेशेंट इस तरह प्रेजेंट करते हैं। तो ये सर मर्दों में ज़्यादा जो है खून की कमी, ख़वातीन में ज़्यादा, ख़वातीन उनके जो रीज़न है ना कि उनके जो साइकिल की बुनियाद पर बात कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, और भी सवाल हैं जो पिछले हफ्ते में हम जब प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो नीचे लिखे हुए सवाल इनबॉक्स में आ रहे हैं। नहीं सर, अच्छा कमेंट्स में आ रहे हैं, वो भी कुछ हम पिछले हफ्ते से शामिल कर रहे हैं। When should we walk after dinner? Is it necessary and how much time? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है उन्होंने किया कि वॉक को कब करें और डिनर के। देखिए, एक कुछ लोग होते हैं जिनको खाना खाने के बाद सीने में दबाव की महसूस होती है, सांस चढ़ता है, जिसको हम पोस्ट प्रेंडियल एंजाइना कहते हैं, यानी एंजाइना दिल की वो शिकायत जो खाना खाने के बाद हो। ऐसे लोगों में हम अवॉइड करते हैं कि खाना जब तक पूरी तरह हजम ना हो जाए, 1.5-2-3 घंटे तो गुजर जाए, उसके बाद जाके वॉक करें। लेकिन अगर आप करना चाहें तो खाने के निश्चित घंटे बाद भी आप कर सकते हैं। तेज़ ना करें, लाइट वॉक करें। और दूसरा इनका क्या पोर्शन था सर? कहते हैं कि क्या ज़रूरी है खाने के बाद, रात के खाने के बाद सैर करना, और कितनी देर करें? देखिए, रात का खाना हमारे यहाँ ना बड़ा वो रग़बत से खाया जाता है, बिकॉज दिस इज़ अ लेयर टाइम जिसको मैं कहता हूँ। ये लेयर मील होता है जिसमें खुल डुल के खा रहे होते हैं, और उसके बाद मोस्ट ऑफ देम दे रिटायर टू बेड कि जी वो सो जाना आपने जाके। लेकिन इसमें है कि रात का खाना एक तो लाइट खाएं, और रात का खाने के बाद लाजमी थोड़ी बहुत हल्की 10 मिनट की 15 मिनट की वॉक आप ज़रूर करें। बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा जी, ये जवेरिया ज़िया हैं, कहते हैं सर डॉक्टर साहब, मेरा HbA1c 5.8 है, मेरी एज 29 है, टाइप 1 डायबिटिक है, और क्या ये 5.8 ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री है? मुझे कुछ गाइड करें। बहुत अच्छा कंट्रोल है माशाल्लाह, और वेरी टाइट कंट्रोल टाइप 1 ने, क्योंकि टाइप 1 के अंदर बड़ी, इन्होंने मेरे ख्याल से 29 ईयर्स इनकी एज हो गई है। मेरे ख्याल से इन्होंने एक ज़िंदगी में ये सीख ली कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। आई मस्ट अप्रिशिएट हर एफर्ट कि शी हैज़ मेंटेन सच गुड A1C लेवल। सर, ये जो टाइप 1 डायबिटिक्स होते हैं, इनका अगर मवाजना टाइप 2 डायबिटिक्स से किया जाए तो इनको खाने पीने में आप क्या तजवीज़ करते हैं? इनमें ना हम ये करते हैं क्योंकि इनके ख़ास तौर पर अगर बच्चे हैं, छोटे बच्चे ग्रोइंग एज के अंदर, अगर वो टाइप 1 के अंदर हैं, ऑब्वियसली आप उनको खाने पीने में रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप उनको हेल्दी हैबिट्स सिखा भी सकते हैं कि ये चीज़ें हैं। दूसरा ये होता है कि कोई इंसुलिन पे होते हैं, हम इंसुलिन को उस थेरेपी पे होते हैं जिसको आप फ्लेक्सिबल भी कर सकते हैं। और इन बच्चों को लिए हम रिकमेंड ये करते हैं कि वो ऐसा टेक्निक सीखें जिसको हम कार्ब काउंटिंग कहते हैं, कि आप अपने खाने को असेस कर सकें कि मेरे इस खाने के लिए इतनी इंसुलिन मुझे चाहिए होगी, यानी नाप तोल के तब भी आपने खाना है, लेकिन आप इंसुलिन से इसको कवर कर रहे होते हैं। टाइप 2 में हम गोलियां खा रहे होते हैं, और गोलियों में ये सहूलत मैसर नहीं होती। तो टाइप 1 चाहे तो बड़ा अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं, अच्छी ज़िंदगी के साथ जाते हैं। लेकिन अगर ग्रोइंग एज के अंदर हैं तो हम चाहते हैं कि उनको लो शुगर लेवल भी ना हो और बहुत ज़्यादा हाई भी ना हो, ताकि उनकी ग्रोथ
अफेक्ट ना करे। लेकिन जब वो पेशेंट जैसे ये एडल्टहुड अटेन कर गई 29 साल एज है इनकी और माशाल्लाह शी हैज़ मेंटेन्ड दिस लेवल, तो इनके लिए सिमिलरली फिर आपको उसी तरह फॉलो करना पड़ेगा जैसे आप टाइप 2 के साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक जो है सवाल कहते हैं कि एप्पल या गुआवा खा सकते हैं? देखिए खाने को तो सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन कितना खाना है ये स्पेसिफाई है। तो ये उसकी जो पोर्शन कंट्रोल है, ये हम हर दफ़ा बात करते हैं कि अपने पोर्शन को कंट्रोल करें। एक छोटा आपके साइज हाथ में जितना बड़ा अमरूद, जितना बड़ा सेब आ जाए वो आप एक वक्त में ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर आपका हाथ बहुत बड़ा है ठीक है ना, जोएल गार्डनर की तरह, फिर आप के लिए तरबूज भी खा सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। मेरा एक सवाल है जो कि यहाँ पे सुहेल साहब ने पूछा हुआ है कि अभी चंद दिन पहले अखबारात में एक ऐसे आले का जिक्र आया जो कि बाजू पर बांधा जाता है और वो शुगर को कंट्रोल कर सकता है, क्या वाकई में कोई ऐसा आला मौजूद है? नहीं, शायद मेरे ख्याल से इनको थोड़ी सी ना एक बहुत सारी ना मीडिया के अंदर सोशल मीडिया पे ना एक बड़ी स्टोरीज चलती हैं। मुझे उसका अंदाज़ा नहीं कि इसका मकसद इसके पीछे क्या होता है कि इसका क्या मकसद लोगों को गुमराह करना होता है या लोगों को कुछ अपनी तवज्जो मरकूज़ करवाना होता है कि मैंने ये। और हम में से एक ऐसी एक बड़ी बात है जिसको शायद हमें कंट्रोल करना चाहिए। हम बहुत सारी चीज़ों को बग़ैर वेरीफाई किए उसको शेयर करते हैं आगे, और फिर बिल्कुल कोई भी जिसमें कुछ दीनी मामलात भी होते हैं, कुछ मेडिकल मामलात भी होते हैं, दुआ पढ़ लें, हाँ ये कर लें वो कर लें, हमें किसी का कुछ पता नहीं होता, वो सारे चल रही होती है। जैसे आजकल एक चला हुआ है कि आप खाने से पहले आप 2 चम्मच सुबह को जैतून के तेल के पी लें और शाम को पी लें। हो सकता है इसमें हो, लेकिन जो साइंस है ना वो एविडेंस बेस्ड। सर आज करेलों के मुतालिक भी बताएं, और वो जो एक और पता नहीं क्या चरड़ के क्या होता है, करेलों का तो बात गर्मियों में होगी जब करेलों का सीजन नहीं, उस बार मैं आपसे बता देता हूँ। चरायता चरायता वो क्या चीज़ है? ये भी कोई सर कौड़ी चीज़ होती है। अच्छा ये भी एक, अच्छा इनका जो सवाल है पहले हम उसका वो जवाब दें कि अच्छा ये जो आला है ना ये बेसिकली थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं। इसमें 2 आले हैं। एक आला है जो आपकी ब्लड शुगर मॉनिटरिंग, वो बिल्कुल पैच की तरह होता है, एक स्टिकर की तरह लग जाता है, उसके अंदर छोटा सा एक बारीक सी सुई सी होती है, सुई तो नहीं कह सकते, प्लास्टिक का कैनुला कह सकते हैं, वो लग जाता है जो आपकी शुगर को रिकॉर्ड करता है लेवल्स को, और वो आप उसका पूरा डाटा पूरे हफ्ते का महीने का आप ले सकते हो अपने कंप्यूटर पे। तो इसको हम CGM कहते हैं, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग। अच्छा दूसरी जो बात है इंसुलिन पंप है, वो आपने जो पुराने भी कुछ अर्सा पहले पेजर्स होते थे उस साइज का एक आला होता है जो आप अपने साथ अटैच करते हो, जिसके अंदर इंसुलिन का रिजर्वायर होता है, इंसुलिन होती है, वो आपको इंसुलिन डिलीवर करता है और वो आपकी शुगर को कंट्रोल करता है। ये इंसुलिन पंप जिसको कहा जाता है पाकिस्तान में अवेलेबल है, शायद इसकी बात करना चाहिए, लेकिन हाँ बाजू पे लगाते थे तो मैंने नहीं वो देखा उस वाले को, वो पेट पे आमतौर पे लगा होता है। बहरहाल खैर उन्होंने भी अखबार में ये पढ़ा ना, अखबार में भी जो चीज़, अखबार भी सर हम वाले भी हमारे में से हैं, अच्छे बंदे हैं, लेकिन जो चीज़ों को वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को किसी बंदे की जो आप ना लाइफ को ख़राब भी कर सकते हो, ठीक भी कर सकते हो। तो कोई भी इंफॉर्मेशन उसको एनालाइज करें कि इसका जो आपको भेजे उसको भी इसका सबूत क्या है। आप मुझे इसका सबूत कोई दे दें, कोई रेफरेंस दे दें, रेफरेंस जब तक नहीं होगा हमसे बहस नहीं की जा सकती। तो डॉक्टर साहब वो गर्मियों की बात सही है आपकी, मगर ये कुछ लोग कहते हैं कि करेले खाने से तो को कितने 5-6 किलो खा लें करेले। देखिए करेले के बारे में ना BMJ में कुछ अर्सा पहले एक इंडियन डॉक्टर की ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के अंदर हुई थी स्टडी थी, उसमें करेलों के साथ है कि आपका ब्लड की शुगर कंट्रोल लेवल बेहतर होता है, लेकिन उसमें अगर आप देखो तो करेलों की मिकदार काफ़ी खानी पड़ेगी, तो उससे अच्छा ज़्यादा नहीं कि आप 2-3 किलो करेले खाएं, अब एक छोटी सी गोली खा लें, तो जो आसान काम है, शॉर्टकट है। अच्छा और उसमें तो ये भी सुना है कि करेलों का पानी पीने से शुगर कम होती है, ये भी मैंने सुना है। देखिए जब हम बात करते हैं ना जो मेडिसिन इस प्रोग्राम में हम जब बात करते हैं वो बात ये है कि जो एविडेंस बेस्ड है, यानी आपको अगर आप चैलेंज भी करें, हो सकता है मैं किसी जगह किसी पॉइंट पे गलत हूँ, तो आप चैलेंज भी करें तो हम आपको रेफरेंस भी दे सकें कि ये फ़लाँ किताब में ये लिखा हुआ है। तो हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे इस प्रोग्राम की ऑथेंटिसिटी को बरकरार रखने के लिए यहाँ पे वो बात करें जो वेरीफाइड है, अप्रूव्ड है, वही बात करें, अपनी तरफ से कोई हम चीज़ों को ना करें, हम लोगों को
गलत किस्म की खबरें, गलत किस्म की होप्स उनको देना शुरू कर दें। तो ये हो भी रहा है, माशरे में हो रहा है, लोग कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारे माशाल्लाह अवाम इतने अच्छे अक्लमंद हैं, वो पहचान जाते हैं कि कौन उनके साथ फ्रॉड कर रहा है और कौन उनके साथ। अच्छा, प्रोग्राम के अख्ताम पे एक और बात बताइए, ये सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये क्या चीज़ है? ये मुख्तलिफ़ किस्म जो है ना, इसको हम कार्बोहाइड्रेट्स की किस्म है, जिसको हम पॉलीसैकराइड्स, मोनोसैकराइड्स, यानी उनके मॉलिकुलर बेस के, और पॉलीसैकराइड जो है आपकी जो शुगर है, ये इसके अंदर 2 हैं, उसके अंदर 2 मोनोसैकराइड्स का मजमूआ है। बाकी फ्रुक्टोज है वो मोनोसैकराइड है। तो मोनोसैकराइड जो फ्रुक्टोज है ये फ्रूट्स से हासिल होती है। अच्छा जी। तो थोड़ा सा इसका मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है। ग्लूकोज इटसेल्फ मोनोसैकराइड्स है। तो ये दोनों का मैकेनिज्म, जो मेटाबॉलिज्म का मैकेनिज्म थोड़ा सा मुख्तलिफ है जी, लेकिन अल्टीमेटली शुगर लेवल दोनों से बढ़ता है अगर आप ले। और सुक्रोज तो ये कॉम्बिनेशन है। सुक्रोज चीनी का जो दूसरा नाम है, केमिकल नेम सुक्रोज है। अच्छा, कोई ऐसी मिठाइयाँ किसी चीज़ से बनती हों जिससे शुगर ना बढ़ती हो? मिठाइयाँ का अभी मैं रिसेंटली एक आर्टिकल देख रहा, लोगों के जी हम डाइट को, जो कोलाज हैं, डाइट पेप्सी है या डाइट किसी किस्म का जो कोला है वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर। देखिए, जिसको हम फोके मीठे भी कहते हैं, जो सुक्रोज, उसमें अभी रिसेंट रिसर्च है, वो कहते हैं कि ये आपकी ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी को चेंज कर देते हैं। अच्छा, यानी आपको खुद बजाते खुद कुछ नहीं कहते, नुकसान का नहीं है, लेकिन जो आपके अगर एक कोई भी चीज़ खाना खाया उससे जो ग्लूकोज बढ़ेगा वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा इनके लेने के बाद, यानी उसकी अब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी पर फर्क, डायरेक्ट इफेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट इफेक्ट इनका है। और अब तो ये भी साबित हुआ कि ये भी डायबिटीज़ के लिए मुनासिब नहीं है ज़्यादा इनका इंटेक करना, और ओबेसिटी में भी, बल्कि ये प्रमोट करते हैं ओबेसिटी को। आप इस डाइट के चक्कर में और लेने गए, इंसान इसका एक्सेसिव यूज़ कर रहा होता है। डॉक्टर साहब, ये मुझे लगता है सवाल हमने शायद पहले एड्रेस किया था, मगर फिर से आ गया ये कि वीडाग्लिप्टिन इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें कि 50 का डोज है और मेटफॉर्मिन 1000 है, और ये सुबह शाम ले रहे हैं। इनको डर ये लग गया कि इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, ये जो दवा ले रहे हैं ना, विल्डाग्लिप्टिन। हाँ जी, विल्डाग्लिप्टिन बस मेटफॉर्मिन। हाँ जी, ये ले रहे हैं। ये विल्डाग्लिप्टिन जो है ना, ये DPP-4 इनहिबिटर्स एक क्लास है, उससे ताल्लुक़ रखता है जी। और ये शुगर कंट्रोल करने के लिए बड़ी अच्छी दवा है। तो कुछ लोगों को इससे प्रॉब्लम ये होती है कि उनका पेट अपसेट होता है, कुछ लोग मोशन शुरू हो जाते हैं, कुछ लोगों पेट में अफारा सा महसूस करते हैं, कुछ लोग वॉमिटिंग भी होती है, गैस सी होती है। तो लेकिन अगर आप इसको थोड़ी मकदार से शुरू करें तो फिर इसको आपके डॉक्टर के मशवरे से शुरू करें कि क्या आपको लो डोज से शुरू करें, फिर आप 1000 वाली डोज पे जाएं। तो इसको बड़ी अच्छी दवा है, इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन हम हर बार यही बात करते हैं, कोई भी दवा अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर ना शुरू करें। सर, एक छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब, 150/110 ब्लड प्रेशर क्या ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर है, डायस्टोलिक भी बहुत हाई है, सिस्टोलिक भी हाई है। तो इनको इमीडिएटली अपना जो है, जिनका भी है तो उसको फौरी तौर पे इलाज की ज़रूरत है, फौरी तौर पे। बिल्कुल ठीक हो गया। लियो जी, आज के सवाल डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।